हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू क्लास फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शंस एंड हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में और ध्यान से समझने वाले हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, सो आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस। सर रेडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस में दो चीजें हो रही होती है। रेड is taken from reduction and ox is taken from oxidation. So basically दो चीजें हो रही है आपके साथ। एक रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जहां पे दोनों चीजें हो रही है उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। सो रिडक्शन का मतलब होता है, reduction means addition of electrons. Reduction means addition of electron. So oxidation means removal of electron. So oxidation में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देने में आएगा। रिडक्शन में आपके एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में आएगा। सो इसको अगर समझाना है मुझे तो बहुत ही सिंपल तरीका है। एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। ठीक है, अब एटम ए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, निकाल देता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम बी ले लेगा। ठीक है, तो एटम ए इलेक्ट्रॉन देता है, एटम बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अगर एटम ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब उसका क्या हुआ? उसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब एटम ए क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। सो मैं लिखूंगा एटम ए इज लूजिंग electron, therefore atom A is oxidized. ठीक है, अब B का कहानी क्या है? B एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम B में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, राइट? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा atom B is receiving an electron. So I can say therefore an electron is added to atom B. तो अगर इलेक्ट्रॉन बी में ऐड हुआ है मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो मतलब क्या हुआ है बी का? तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर atom B
is reduced. समझ में आया ये? अब एटम ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब एटम बी क्या हो गया? एटम बी ने एक्सेप्ट किया तो इसलिए वो रिड्यूस हो गया। एटम ए ने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो वो मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। सो दिस इज बेसिकली रिडक्शन। सो रिडक्शन इज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर मुझे एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताना है तो मैं ऐसे बताऊंगा। देखो, सोडियम प्लस क्लोरीन will give me सोडियम क्लोराइड। अब ये मैं प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने सिर्फ एक क्लोरीन एटम लिखा है। अब क्लोरीन इज अ गैस और इट इज अ डाई एटॉमिक गैस। मतलब क्या हुआ? क्लोरीन के हमेशा Cl2 लिखना पड़ेगा, उसके हमेशा दो एटम्स एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं, एक अकेला क्लोरीन का एटम नहीं मिलता है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी सिर्फ एक क्लोरीन एटम लिखा है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। सो अब देखो क्या होगा, सोडियम का और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका एटॉमिक नंबर है 11। ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,7। ठीक है? अब देखो क्या होगा। अब दिस इज अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल है, और ये भी एक न्यूट्रल सोडियम एटम है। तो दोनों के ऊपर मैं चार्जेस लिख देता हूं। इसका चार्ज 0 है एंड इसका भी चार्ज क्या है? 0 है। ठीक है? अब होगा क्या? अब सोडियम को अपना आउटर मोस्ट शेल को बैलेंस करना है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो उसको वो नहीं चाहिए, वो चाहिए कि भाई या तो 8 हो जाए या तो होए ही नहीं। तो वो ये बोलेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूंगा। तो क्या होगा? सोडियम विल गिव एन इलेक्ट्रॉन एंड जो क्लोरीन है उसको भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन का और जरूरत है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो अब सोडियम क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, अभी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सो सोडियम हियर will become Na+। ठीक है? और क्लोरीन अभी उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो दिस विल बिकम क्लोरीन 1-। अब देखो क्या हुआ, पहले दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? 0-0, लेकिन अभी दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो गया? एक के ऊपर +1 और एक के ऊपर -1। तो मैं इसको 1+ और 1- लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इस कंडीशन में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्लोरीन का हो जाएगा 2-8-8। अभी इस पोजीशन में दोनों का आउटर मोस्ट शेल्स बैलेंस हो गया है। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 है, इसके में भी 8 है, तो देयर आउटर मोस्ट शेल इज बैलेंस्ड, इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड। अब देखो क्या हो जाएगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम आयन। और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्लोरीन एटम क्या बन गया? क्लोरीन आयन बन गया। ओके, अब
क्या होगा? अब ये भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन वाले भाई साहब नेगेटिवली चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल होल्ड ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में डेवलप हो जाता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया और एकदम चिपक के एकदम बाजू बाजू में एकदम चिपक गए, अभी कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। व्हाई? बिकॉज नाउ देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम, इलेक्ट्रिकल चार्जेस है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब क्या हो गया, ये सोडियम और क्लोरीन आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एक दूसरे से चिपकने के बाद सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, याद रखना इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो दो आयन से बना हुआ है, एक पॉजिटिव आयन जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं और एक नेगेटिव आयन जिसको हम लोग एनायन कहते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो अब ये चलो हम लोग को पता चल गया कि टेबल सॉल्ट जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, वो ऑपोजिटली चार्ज होते हैं इसलिए एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए चिपक जाते हैं, ठीक, फाइन। अब मैंने ये कहा कि लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे रिसीव किया ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो अगर कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो मतलब मेरे पास वो चीज बढ़ रहा है ना, तो उसको मैं रिडक्शन क्यों बोलूंगा? सी लॉजिकली हम लोग ये समझते हैं कि रिडक्शन मतलब क्या, कि कुछ कम हो गया उसका, ठीक है, उसका कुछ कम हो गया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो उसको मैं रिडक्शन क्यों कह रहा हूं? तो उसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये चार्ज है +2 +1 0 -1 -2 -3, ओके। अब क्या होगा, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाता हूं, तो एवरी टाइम आई ऐड एन इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज 1 से कम हो जाएगा। सो अगर +2 कोई आयन है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, उसको मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूं तो +1 बन जाएगा। अब +1 वाले आयन को मैं एक और इलेक्ट्रॉन देता हूं तो वो 0 बन जाएगा, राइट। अब 0 वाले एटम को, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसलिए मैंने उसको एटम बोला, राइट। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो उसका चार्ज -1 हो जाएगा, राइट। तो उसका जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसका चार्ज रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। सो इसीलिए जैसे जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं क्या होता है, चार्ज रिड्यूसेस। चार्ज जो है आपके आयन का, चार्ज ऑफ एन आयन और एटम reduces on addition of electron. तो इसीलिए क्योंकि चार्ज एक एटम, अभी अगर कोई आयन है उसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, अभी -1 वाले को ऐड करूंगा तो वो -2 हो जाएगा, राइट। तो उसका चार्ज रिड्यूस होते जा रहा है ना। और अगर 0 है मतलब वो एक एटम होगा, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना, कोई चार्ज नहीं होता है, उसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो 0 से वो -1 बन जाएगा, तो मतलब उसका चार्ज भी रिड्यूस हो गया। सो चार्ज ऑफ एन आयन और एन एटम, आयन हो चाहे एटम हो, उसको जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसका चार्ज रिड्यूस होता है। दैट इज व्हाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन।
ठीक है, ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में क्लियरली बिठा दो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, तो इसको एक सिंपल तरीके से अगर मुझे याद रखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OIL ऑयल, और मैं लिखूंगा RIG। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, RIG ऑयल रिग पता है ना, जहां से हम लोग जमीन में से तेल के कुएं होते हैं तो उसमें से हम लोग तेल निकालते हैं, तो उस पूरे मशीनरी के सेटअप को हम लोग एक ऑयल रिग बोलते हैं। तो अभी R इज फॉर रिडक्शन, रिडक्शन इज, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड OIL तो मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन इज OI लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो OIL ऑक्सीडेशन इज लॉस किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि एडिशन मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, वो नहीं पता, डोंट वरी, जस्ट रिमेंबर ऑयल रिग, ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप एक सिंपल ट्रिक है, आप इसको यूज करके याद रख सकते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब सोडियम एटम क्या हो गया, उसका चार्ज देखो क्या हुआ, 0 से +1 हुआ, मतलब चार्ज उसका इंक्रीज हुआ, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्लोरीन का देखो, पहले उसका चार्ज कितना था, 0 था, अभी उसका चार्ज कितना है, -1 हो गया, तो मतलब चार्ज इज रिड्यूस, तो मतलब क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए मैं इस रिएक्शन को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ एक रेड ऑक्स रिएक्शन। क्या कहता हूँ उसको मैं, रेड ऑक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इस रेडॉक्स रिएक्शन को अगर मुझे दो छोटे छोटे रिएक्शंस में लिखना है, दो छोटे रिएक्शन मतलब एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन, तो क्या होगा, ये मेरे पास है, कपड़ा कहाँ गया है, हाँ एक मिनट, पता नहीं यार कपड़ा कहाँ चला गया। हाँ, सो फाइनली कपड़ा मुझे मिल गया। सो आई वॉन्ट यू टू जस्ट नोट दिस थिंग डाउन। ठीक है, काम की चीज़ है, थोड़ा सा नोट कर लो। ओके, आप पॉज कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो हम लोगों ने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों देख लिए। अब जिसका कॉम्बिनेशन हम लोग ने रेडॉक्स रिएक्शन देखा बेसिकली। तो अगर वही सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड वाले रिएक्शन को अगर मैं दो रिएक्शन में लिखना चाहूँ, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन रिएक्शन, तो क्या होगा। तो पहले विल स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया था, सोडियम एटम ने, राइट। तो सोडियम एटम जो है, जो कि ये वाला एटम था, तो सोडियम एटम माइनस एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने एक लूज किया है, विल गिव मी सोडियम 1 प्लस आयन। अब ये जो है सोडियम एटम, उसका चार्ज क्या था, न्यूट्रल था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, विल बिकम Na प्लस 1 प्लस। ओके, एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा,
मैं लिखता हूँ रिडक्स रिएक्शन, रिडक्शन। अब रिडक्शन देखो क्या था, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया था? क्लोरीन ने। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, क्लोरीन एटम, उसका चार्ज क्या था? 0 था, प्लस एन इलेक्ट्रॉन विल गिव मी क्लोराइड 1 माइनस आयन। ठीक है। अब एक चीज होती है कि केमिस्ट्री में आप कभी भी माइनस इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते, ठीक है, इट इज अ रूल। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमको पता है, इसीलिए हम लोग ने माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा। लेकिन केमिस्ट्री के रूल के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, यू कैन ऑलवेज ऐड, यू कैन नेवर सबट्रैक्ट। तो इसमें इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है ना, उसको उस साइड भेज दूंगा तो प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो, ये रिएक्शन मेरा हो जाएगा, सोडियम एटम which is neutral will give sodium ion which is a positive ion to 1 plus उसका चार्ज है plus an electron। अब ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन लिखने का तरीका, ये हो गया मेरा रिडक्शन लिखने का तरीका। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं तो जो भी सेम चीजें हैं ऑन द ऑपोजिट साइड दे गेट कैंसिल। तो ये हमारा इक्वल टू का साइन है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। तो एरो के इस साइड प्लस ई है, एरो के इस साइड प्लस ई है, तो सेम थिंग्स प्लस ई ऑन द ऑपोजिट साइड्स, एक एरो के राइट साइड पे है, एक एरो के लेफ्ट साइड पे है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं व्हेन यू ऐड। ठीक है। तो अभी देखो, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन को मैं ऐड करके यहाँ पे लिखता हूँ, तो LHS में यहाँ पे क्या है, सोडियम एटम, न्यूट्रल एटम Na, जिसका चार्ज है 0। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, क्लोरीन 0, विल गिव, अब यहाँ पे ये प्लस इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो मैंने LHS में मेरे पास क्या है, Na0 प्लस Cl0, और RHS में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है। तो ये ऊपर जो मैंने नंबर लिखे हैं ये उनके चार्जेस है। अभी सोडियम एटम न्यूट्रल है, वो 0, क्लोरीन एटम भी न्यूट्रल है, वो भी 0। अब सोडियम एटम +1 हो गया, क्लोरीन एटम 1 माइनस हो गया। तो चार्ज किसका कम हुआ, चार्ज क्लोरीन का कम हुआ, 0 से वो -1 चला गया, चार्ज इज रिड्यूस्ड। मतलब क्या हुआ, मतलब दिस क्लोरीन इज reduced, so chlorine atom is reduced to form chlorine ion। ठीक है। अब देखो, चार्ज इसका 0 था, इसका +1 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, चार्ज इंक्रीजेस, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, oxidized। So sodium is oxidized to sodium +1। अब यहाँ पे ये सब तो चलो हम लोग ने ठीक है समझ लिया। ये नंबर्स के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये जो चार्ज है दरअसल उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कौन है ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अभी सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। क्लोराइड का, क्लोरीन एटम का क्या है, 0। यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। तो मतलब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलता है इससे, ऑक्सीडेशन नंबर से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलता है।
तो यहाँ पे बोलूंगा सोडियम एटम राइट हैंड साइड पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप बोलोगे +1। क्लोरीन एटम राइट हैंड साइड पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप बोलोगे -1। समझ में आया ये? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये जो ऊपर नंबर्स है वो क्या है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स है। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज ऑफ एन एटम की जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन और एन एटम रिड्यूसेस ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, में ऐसा लिख सकता हूँ। तो चार्ज ऑफ एन एटम की जगह पे मैं लिख दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन और एन एटम रिड्यूसेस ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले 0 था, बाद में रिड्यूस हो गया -1 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, उसका रिड्यूस हुआ, मतलब इट इज रिडक्शन। यहाँ पे देखो 0 है, इसका बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है उसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपका रिड्यूस होता है उसको आप रिडक्शन बोलते हो। इट इज वेरी सिंपल। ओके, सो इतना आप नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, मैं इसको इरेज करता हूँ। And let us move on to a few more examples in which give and take of electrons हो रहे हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। So अब reduction is addition of electron, वो तो हम लोग ने देख लिया। अभी इसको मैं और ऐसा भी लिख सकता हूँ, addition of electron और decrease in oxidation state, ये भी मैं बोल सकता हूँ। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया पहले के कंपैरिजन में, तो दैट मींस उसका रिडक्शन हुआ है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन यू शुड नो दिस बिकॉज नेक्स्ट ईयर अगर आप साइंस लेते हो तो केमिस्ट्री में अचानक से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं उन लोग, और वहां पे उन लोग ने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो उसका चार्ज होता है उसी को उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, सो रिडक्शन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम और द आयन। अब इसके अलावा there are other more methods to identify whether oxidation is happening or reduction is happening। वो methods मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। अब फिलहाल थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ के हम लोग एक दो रिएक्शन से एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसा है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस, अस मतलब इसका चार्ज क्या होगा, लोअर वैलेंसी। अस मतलब लोअर वैलेंसी कितना होता है, आयन का 2 होता है वैलेंसी, +2 और +3। हायर इज कॉल्ड इक, लोअर इज कॉल्ड अस। तो ये फेरस सल्फेट है प्लस H2SO4 reacts to give potassium sulfate, that is K2SO4, plus it also gives manganese sulfate, which is MnSO4, plus it gives ferric sulfate। अभी फेरिक बोला तो मतलब उसका चार्ज क्या होगा, +3। तो इसका चार्ज +3 है, इसका तो 2 माइनस है, तो ये +3 इसको मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4, ये थ्राइस हो गया, और इसका 2 इसको मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2SO4। ठीक है, तो ये बनता है, प्लस आपका थोड़ा सा वाटर रिलीज हो जाता है, तो वो H2O है। ठीक है, अभी ये रिएक्शन हो रहा है। अभी इसमें मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग का पार्ट इज वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, बहुत ही गंदा रिएक्शन है। ठीक है, तो बैलेंसिंग को अगर हम लोग अभी ध्यान नहीं देते हैं, अभी हम लोग देते हैं रिडक्शन पे और ऑक्सीडेशन पे। तो अभी देखो यहाँ पे KMnO4 जो है, इट इज अ
very good oxidizing agent. तो आप बोलोगे कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल. जो बंदा आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है तो उसको आप क्या बोलते हो? इंश्योरेंस एजेंट है, राइट? जो आपको LIC का पॉलिसी बेचेगा उसको आप LIC का एजेंट बोलते हो. वैसे ही जो आपको ऑक्सीडाइज करेगा उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे कि भाई तूने ऑक्सीडाइज किया है उसको, तो मतलब तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. ठीक है, तो दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ये ऑक्सीडाइज कर किसको रहा है? ये कर रहा है FeSO4 को ऑक्सीडाइज. कैसे? देखो, यहाँ पे FeSO4 में जो Fe है उसका चार्ज क्या है? तो देखो, अभी यहाँ पे SO4 के नीचे यहाँ पर हम लोग ने 3 लिखा है. क्यों? क्योंकि +3 Fe का चार्ज था. SO4 का हम लोग को पता है 2 होता है. फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार. ये Fe की 2 वैलेंसीज होती है, एक होती है +2 और यहाँ पे जो है +3 है. सल्फेट का चार्ज इज फिक्स, SO4 2 minus. Fe is 2 plus, SO4 is 2 minus. तो इसका चार्ज इसके नीचे लिखूंगा, इसका चार्ज इसके नीचे लिखूंगा, SO4 पूरे के नीचे सेम है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. और दैट इज हाउ वी गेट FeSO4. अब यहाँ पे फेरिक सल्फेट, यहाँ पे फेरस सल्फेट है और यहाँ पे फेरिक सल्फेट हो जाता है. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Fe का जो चार्ज है वो +3 है और SO4 का तो वही रहेगा 2 minus. SO4 का तो वही है 2 minus और Fe का 3 plus. तो अभी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड पे क्या है? आयन का +2. राइट साइड पे आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है. तो क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? सोचो, +2 से +3 हो गया, मतलब बढ़ गया. तो हम लोग ने क्या लिखा था? इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है. तो मतलब मैं ये लिखूंगा दैट फेरस सल्फेट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सल्फेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. तो फेरस सल्फेट, इसका नाम क्या है मैं लिख देता हूं. फेरस सल्फेट और ये बन जाता है आपका फेरिक सल्फेट. तो फेरस सल्फेट से ये फेरिक सल्फेट बन रहा है, मतलब ये Fe2+ से ये बन रहा है Fe3+. कैसे बनेगा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तभी तो ना. देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1 minus. 1 minus +3 करोगे तो Fe2+ होगा, करेक्ट? तो ये बैलेंसिंग हो गया. अब देखो ये क्या है? Fe ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया. अगर इस Fe ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो खुद 2+ से 3+ बन गया. मतलब दिस इज व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नहीं चाहिए भाई. तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. अब ये ऑक्सीडेशन किसने करवाया है? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने करवाया होगा. तो इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना दिया किसने? इसने. इसीलिए ये कंपाउंड को मैं क्या कहूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर देगा. ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल था ये समझाने के लिए कि Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया. तो मतलब वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है. समझ में आए? So this is about addition and
मतलब रिमूवल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन को आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहोगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीडेशन कहोगे। चलो ये तो हो गया। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है या ये रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है, इसका पता कैसे चलेगा कि कौन रिड्यूस हुआ है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ और एडिशन करने वाला हूँ। सो रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एडिशन of hydrogen, and oxidation में क्या होगा? Oxidation is also known as addition of oxygen. ठीक है, अगर कोई एटम में, अगर एक एटम A है, ठीक है, उसमें अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर देते हो और ये बन जाता है AO, तो मतलब एटम A को आपने ऑक्सीजन ऐड किया तब ये AO बन गया, मतलब एटम A इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कंपाउंड AO। तो इसका मतलब हो गया ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब इसी जगह पे अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? AH बन जाता है फॉर एग्जांपल, या HA बन जाएगा, वॉट एवर इट इज, इसको HA लिखता हूँ सेफ साइड के लिए। तो क्या हो जाएगा? मतलब यू हैव एडेड हाइड्रोजन, तो मतलब ये रिएक्शन अभी क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, नाउ इसका एक और तरीका है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अ रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहां पे मैं लिखूंगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें AO है प्लस, मतलब एक एटम A है प्लस ऑक्सीजन, उसको मैं B के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो समझ लो कंपाउंड A बन गया प्लस BO बन जाता है, लेट्स से। तो अभी AO के पास पहले ऑक्सीजन था, नाउ दिस ऑक्सीजन गॉट रिमूव और बेचारा A अकेला रह गया। सो AO का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये रिमूवल ऑक्सीजन मतलब क्या है? रिडक्शन। तो दैट मीन्स AO हैज बीन रिड्यूस्ड टू A। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, B जो है पहले अकेला था लेकिन उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो मतलब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब मैं लिखूंगा B is oxidized to form BO। तो देखो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दैट मीन्स दिस एंटायर रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है इज कॉल्ड एन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये तो मैंने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला बात बताया। ठीक है, अब यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं HA plus B gives A plus HB। मतलब क्या हुआ? अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है। पहले A के पास हाइड्रोजन था, अब B आके इसका हाइड्रोजन चुरा के लेके जाता है और खुद के साथ लगा लेता है। तो मतलब क्या? HA का लॉस ऑफ हाइड्रोजन होके ये A बन गया सिर्फ,
अकेला। तो रिमूवल ऑफ क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन हुआ ना, AH, A के साथ हाइड्रोजन था, उसको हम लोग ने रिमूव कर लिया और क्या बन गया, सिर्फ A। तो देखो मैंने क्या लिखा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैं लिखूंगा HA इज ऑक्सीडाइज्ड टू A, HA इज ऑक्सीडाइज्ड टू A। अब B जो है पहले अकेला था, लेकिन यहाँ पे उसका हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हम लोग ने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन। तो मैं लिखूंगा B इज रिड्यूस्ड टू HB, मतलब B में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसलिए मैं बोलूंगा B का रिडक्शन हो गया और रिड्यूस होने के बाद वो HB बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन A के साथ था, इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसीलिए HA हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू A। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HA का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये तो हम लोग को पता चल गया, B हैज बीन रिड्यूस्ड, A हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका क्या हुआ है, HA का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, करेक्ट। B का क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है ना, तो B का क्या हुआ है, मैं लिखूंगा रिडक्शन। ठीक है, अब B को रिड्यूस किस, B का रिडक्शन हुआ ना, HB बन गया, तो इसका रिडक्शन किया किसने, इसने किया होगा, ऑब्वियसली एक ही तो बंदा है, इसके अलावा इसने ही किया होगा। तो मतलब इसने अगर B को रिड्यूस कर दिया तो मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मैं कोशिश तो करता हूँ अच्छा लिखने का, लेकिन पता नहीं हैंडराइटिंग को क्या हो रहा है। ये क्या हो गया मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, है कि नहीं। बी को रिड्यूस किया किसने, इसने, राइट। इसका रिडक्शन हुआ मतलब किसने किया होगा, इसी ने किया होगा ना, ये तो है, और कौन है रिएक्शन, कोई नहीं है। तो इसने इसका रिडक्शन किया मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब HA का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, HA इज ऑक्सीडाइज्ड टू A। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किया किसने होगा, इसने किया होगा। तो मतलब B जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सो ये सबसे हमको ये समझ में आता है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है कि B इज रिड्यूस्ड टू HB, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, बहुत मस्त चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में आता है। ऐसे कंफ्यूजन है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है। हाँ सही, वैसे ओके। सो नाउ लेट्स लुक एट रियल लाइफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसको मैं आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो एक सिंपल रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड का, CuO प्लस हाइड्रोजन गैस। उसको जब मैं हीट करता हूँ, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसका मैं कलर लिख देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा। ब्लैक कलर का होता है और ये एक सॉलिड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, गैस के फॉर्म में है ऑब्वियसली। तो कॉपर ऑक्साइड को मैं क्या करूँगा ना, एक ग्लास डिश में ले लूँगा, उसको मैं हीट करूँगा, तो काला कलर का कॉपर ऑक्साइड गर्म हो जाएगा। अब उस गर्मा गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से मैं क्या करना हूँ, मुझे हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से पास करना है। ठीक है, ऐसे नहीं, वो पाइप के अंदर से ऐसा। सो ये क्या होगा, ये बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। ठीक है, ये कॉपर सॉलिड हो जाएगा, H2O आपको वेपर्स में मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ ये रिएक्शन है। अब इसमें देखना ये है, देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या होगा, इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसका ऑक्सीजन लॉस हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ गया, ये रिमूवल ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो मैं लिखूंगा कॉपर ऑक्साइड हैज बीन reduced to
कॉपर। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ वो देखो। तो पहले लिख लेता हूँ रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन के पास देखो, हाइड्रोजन के पास ये अकेला हाइड्रोजन, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन आ जाता है। तो मतलब इसका क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो हम लोग ने क्या लिखा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। हाँ, सो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजेशन। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ मैं लिखूंगा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको अभी कैसे लिखना है, सिंपल बताओ। तो क्रिस क्रॉस कर लो बस, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा ऊपर। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड है। ज्यादा ही गंदा हो गया, नीचे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको हम लोग लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, तो उसको रिड्यूस किसने किया होगा, हाइड्रोजन है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडाइज हुआ। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किसने किया होगा, यही बचता है तो इसी ने किया होगा, इसी की करतूत है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये याद रखने का क्या, अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक आपको रिएक्शन दे देंगे, उसमें आपको बोलेंगे कि कौन किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बताना है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है वो बताना है। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर लो किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले आप वो लिख दो कि रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर रिडक्शन के बाजू में लिखो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन के बाजू में लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उल्टा कर दो, और पार्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्रिस क्रॉस और ये फॉर्मेट सिंपल। आपको सिर्फ ये जो चीज है ये करेक्ट लिखनी है, तो ये ऑटोमेटिकली आप करेक्ट लिख ही दोगे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, will react together to give me sulfur which will be in the solid form plus water will be let's say vapors or liquid। ठीक है, वेपर्स ही लिख देता हूँ। अब इसको बैलेंस करना है। ओके, सो यहाँ पे सल्फर एक है, यहाँ पे एक है, तो दो हो गए, तो यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो मतलब मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो इस वजह से हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा। सो अभी देखो, यहाँ पे सल्फर 2 हो गए और एक 3 हो गया, तो यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। तो देखो अभी सल्फर कितने हैं, 2 और एक 3, तो 3 सल्फर बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 × 2 इज 4, तो यहाँ पे भी 2 × 2 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो मतलब मेरा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो, तो ये सब तो बात की बात है। अभी हम लोग काम की बात कर लेते हैं कि कौन रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अभी मजे की बात देखो, SO2 है, इसके पास ऑक्सीजन है,
यहाँ पे इसका ऑक्सीजन गायब हो गया, तो मतलब SO2 का लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया टू सल्फर। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया ये आपका रिडक्शन हो गया। SO2 इज रिड्यूस टू सल्फर। SO2 is reduced to sulfur। अब हाइड्रोजन है यहाँ पे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसके पास अचानक से ऑक्सीजन आ जाता है। तो मतलब H2S में हाइड्रोजन जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड किया है। यस, सो H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, राइट। तो अभी मैं वापस से वही लिखूंगा, रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका आंसर, इसका आंसर। फिर यहाँ पे लिखूंगा रिड्यूसिंग एजेंट और यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका आंसर और इसका आंसर। तो पहले मुझे पता करना है कि रिडक्शन किसका हुआ है। तो SO2 का रिडक्शन हो गया सल्फर में, तो मैं रिडक्शन किसका हुआ है? SO2 का, तो मैं SO2 लिख दिया। अब देखो इसका ऑक्सीजन लॉस हुआ है, इसका ऑक्सीजन गेन हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2S का, करेक्ट। अभी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करना है? इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे H2S और SO2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो SO2 is an oxidizing agent, H2S happens to be a reducing agent। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये H2S इस सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को छीन लेता है, रिमूव कर देता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करता है। तो मतलब ये अगर किसी का ऑक्सीजन निकाल रहा है तो मतलब सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब ये भाई साहब इसमें ऑक्सीजन ऐड करके जाते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे के जाता है। तो ऑक्सीजन को दे दिया सामने वाले को, तो उसके पास गेन इन ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कर कौन रहा है? ये कर रहा है, ये इसमें ऑक्सीजन ऐड करके गया, तो मतलब SO2 मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये रिएक्शन आपको ये समझाता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और ये समझना है, ठीक है। सो इसके साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हम लोग रिएक्शंस को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। देयर आर अ फ्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। तो ये क्या देता है? दरअसल ये देता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, ये एकदम वायलेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन को पहले से आदत है किसी और ऑक्सीजन एटम के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने का, क्योंकि आपको नेचर में कभी भी एक ऑक्सीजन एटम अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा उसका जोड़ीदार ऑक्सीजन एटम रहेगा, मतलब वो एक O2 मॉलिक्यूल बन के रहते हैं। तो जब आप एक ऑक्सीजन को अकेला कर देते हो तो वो पागल हो जाता है, इट विल गो रिएक्टिव, फुल ऑन क्रेजी, ठीक है। और ये ऑक्सीजन अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए उसको फटाफट किसी के साथ रिएक्ट करके उसको स्टेबल होना है। बाद में जो सामने आया उसको उसके साथ चिपक जाएगा, जबरदस्ती उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, रिएक्ट करके उसके साथ चिपक जाएगा। तो होगा क्या? अगर कोई मेटल है, ठीक है, मेटल के पास अगर मैं एकदम नेसेंट वाला ऑक्सीजन लेके आऊंगा, तभी देखो नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एकदम सुकून वाला है। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों के पास पार्टनर है, दोनों एटम है, जुड़े हुए हैं, दोनों शांति से बैठे हैं। अब यहाँ पे ये अकेला ऑक्सीजन एटम इज लाइक हाईली रिएक्टिव। क्यों? इसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल करना है, तो उसके लिए ये क्या करेगा? उस मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देगा। तो मेटल के अंदर ऑक्सीजन को जबरदस्ती घुस जाएगा, मतलब मेटल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
ठीक है, तो मतलब अगर ओजोन गैस को अगर मैं किसी मेटल के ऊपर पास करूंगा तो ओजोन गैस O3 O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और ये वाला जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आपको ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब यही ऑक्सीजन किसी में ऐड हो जाएगा तो उस चीज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर दूसरा है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज H2O2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है तो ये देता है H2O प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो पानी तो नॉर्मल है, वो रिएक्टिव, ऑक्सीजन जो है इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये तो एक स्टेबल कंपाउंड है लेकिन ये बहुत अनस्टेबल है। सो अगेन दिस अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम, दिस लोनली ऑक्सीजन एटम जो अकेला है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट करने के लिए रेडी होगा। तो जिसके साथ भी रिएक्ट करेगा उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन उसी के अंदर चिपक जाएगा, तो उसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। So this nascent oxygen will also give you a night, जो basically H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब अगर कोई मेटल के ऊपर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दूंगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। सो दैट इज व्हाई O3 H2O आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैंने वो पोटेशियम परमैंगनेट का भी आपको दिखाया था रिएक्शन KMnO4 का। So KMnO4 in the presence of सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ एसिडिक मीडियम चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है which will act as an oxidizing agent. Potassium permanganate in presence of sulfuric acid and potassium dichromate in presence of sulfuric acid will produce a lot of nascent oxygen atoms. और ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स दवाई मचा देते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन कर देते हैं सामने वाले का। ठीक है, सो दीज आर अबाउट एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन होते हैं वो आपको बेसिकली पता चल गया होगा। एक और सिंपल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, वो भी काफ़ी ईजी है। तो समझ लो लेड ऑक्साइड है PbO प्लस उसको मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो ये मुझे Pb मेटल दे देगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। सो देखो पहले PbO था, अभी ये Pb है, तो इसका क्या हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिड्यूस्ड टू। सो बेसिकली लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड। यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑक्सीडाइज्ड टू। तो लेड ऑक्साइड को जब मैं कार्बन उसके ऊपर डालता हूँ तो ये लेड मुझे मेटल देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के इवेपोरेट हो जाएगा। दिस इज अ गैस, ठीक है, सो ये सॉलिड, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ओके, सो अभी हम लोग का रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, PbO। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कार्बन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, कार्बन यहाँ पे जाएगा, कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बन गया, PbO, लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन के साथ तो वो लेड बन जाता है, मतलब उसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो मतलब ये खुद रिड्यूस हुआ। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो उसको रिड्यूस कर कौन रहा है, कार्बन। सो दैट इज व्हाई कार्बन इज माय रिड्यूसिंग एजेंट। अब कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो उसको ऑक्सीडाइज किसने किया, लेड ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज लेड ऑक्साइड। समझ में आया ये, ठीक है। सो ऐसे सिंपल एग्जांपल्स हैं। आपको एग्जाम में एक रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप ये फॉर्मेट फॉलो करके यू कैन नेवर गो रॉन्ग, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है किधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किधर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किधर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किधर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। अभी इफ आई वांट टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है।
ठीक है, इसके आंसर्स तो मैंने लिख के रखे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है वो भी देख के रखते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन एटम है, एक अकेला एटम, तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका चार्ज क्या है, जीरो। ठीक है, अब लेड ऑक्साइड में लेड का वैलेंसी क्या है, +2, ऑक्सीजन का तो -2 हम लोग को पता है, तो ये -2 है और ये +2 है, करेक्ट। अब यहाँ पे लेड अकेला है, मतलब एक एटम है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब कार्बन यहाँ पे 0 है, अभी ऑक्सीजन अगर 2- है तो कार्बन को +2 बनना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, 0 से +2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब लेड का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि वो अकेला एटम है ना, तो न्यूट्रल है वो। तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से नीचे आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रिड्यूस हुआ मतलब लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। तो देखो हम लोग ने क्या लिखा था, रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का। हम लोग ने यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड। अब ऑक्सीडेशन किसका लिखा था, कार्बन का, यहाँ पे देखो कार्बन का भी ऑक्सीडेशन, समझ में आ रही है। सो आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी आप समझ सकते हो, एंड इट इज वेरी सिंपल। ओके, सो विद दिस इन दिस लेक्चर वी कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अभी एक और छोटा सा लेक्चर मैं बनाऊंगा जिसमें रैंसिडिटी और कोरोजन, ये दो चीजों को एक्सप्लेन करना है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया हो, आपको रेडॉक्स रिएक्शंस भी क्या होते हैं वो भी समझ गया हो। इट इज वेरी सिंपल, गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एज पर योर ओन टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज डू अ टास्क फॉर मी। काफ़ी बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर आपका जो वीडियोस है उसको हम लोग नया वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा फ़ोन पे। सो दैट इज़ बिकॉज कुछ एरर था मेरे एंड से, उसको मैंने ठीक कर लिया है। तो आपको अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो बेल आइकन डिसेबल्ड आ रहा है, तो उसको आपको सिर्फ ये करना है कि आप मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए। अनसब्सक्राइब करने के बाद आप थोड़ी देर बाद वापस से उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो जब सेकेंड टाइम आप जब सब्सक्राइब करोगे तब उसके बाद आपका बेल आइकन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसको बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कर दीजिए, तो जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपको हर नोटिफिकेशन आएगा मेरा, ठीक है। सो दैट इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बी हैप्पी, स्टडी हार्ड। थैंक यू।